अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गुड। मैंने अभी एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया है बायोलॉजी का 9701 31 अक्टूबर नवंबर 13 क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ माइक्रोस्कोपी। अच्छा, इस माइक्रोस्कोपी के क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है काइंडली ज़रा इसको समझ लेते हैं। इसके क्वेश्चन में इन्होंने दिया कि J1 इज़ ए स्लाइड ऑफ ए ट्रांसफर सेक्शन थ्रू ए ट्यूबुलर ऑर्गन विच इज़ इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट। अच्छा, इसका ये जो स्लाइड है इसका इमेज आप किसी भी वेबसाइट से सिर्फ आप एक माइक्रोस्कोपिक इमेज देखेंगे आर्टरी का, तो आपको प्रोबेबली यही वाला स्लाइड जो उस वक्त एग्जामिनेशन में प्रोवाइडेड था, या आप इसको एक्चुअल माइक्रोस्कोपिक स्लाइड वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, उस माइक्रोस्कोपिक स्लाइड का जो व्यू था उसका एक्चुअली वी आर सपोज टू ड्रॉ ए लार्ज प्लान डायग्राम ऑफ द पार्ट ऑफ द ट्यूब on J1 indicated by the shaded sector in figure 2.1। उस डायग्राम को उस माइक्रोस्कोपिक इमेज को जब आप देख लेंगे किसी भी वेबसाइट के थ्रू गूगल सर्च कर लीजिएगा, तो उसका प्लान डायग्राम एक्चुअली कैसे बनेगा हम यहाँ पे इस वक्त ये सीखने जा रहे हैं। अच्छा देखिए, ये एक राउंड ऑब्जेक्ट है, एक राउंड स्पेसिमेन है, इसका एक सेक्टर हमें ड्रॉ करना है। एक्चुअली इसका एक सेक्टर ड्रॉ किया जाएगा। अच्छा, ऑन योर डायग्राम यूज़ ए लेबल लाइन एंड लेबल टू शो द मसल टिश्यू। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो एक्चुअली इट वाज एन आर्टरी। ये एक आर्टरी है। जब आप आर्टरी को देखते हैं उसका कुछ इमेजेस माइंड में रखिएगा, और आपको याद होने भी चाहिए इमेजेस कि किस तरह के इमेजेस माइक्रोस्कोप पे हमें दिखते हैं। अब उस इमेज से हाउ टू ड्रॉ ए प्लान डायग्राम, एक्चुअली हम इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं। अच्छा देखिए, इसके अंदर एक्चुअली होता क्या है, मैं यहाँ से आपको बता दूँ। सबसे पहले इसके अंदर आप देखेंगे कि एक आपके पास ये बाहर वाला इमेज आता है। ये जो आपके पास होता है एक्चुअली दिस इज़ ट्यूनिका एक्सटर्मा। ट्यूनिका एक्सटर्ना ये वाला पार्ट आ गया। इसके बाद आपके पास आता है ये जो सेकंड वाली होती है बच्चों, दिस इज ट्यूनिका मीडिया विच इज़ योर मसल टिश्यू। इट्स योर मसल टिश्यू। अच्छा, इसके बाद इस मसल टिश्यू के अंदर जो आपका एंडोथीलियम हो गया, ये जो लाइन है दिस इज एंडोथीलियम, और ये जो पूरा इन दो लाइंस के बीच का पार्ट है आप इसको पुकारते हैं ट्यूनिका इंटर्मा। एक्चुअली इस तरह का ये स्पेसिमेन होता है। अब हमें इस स्पेसिमेन का एक सेक्टर ड्रॉ करना है। हाउ विल यू ड्रॉ? इस स्पेस का मैक्सिमम पार्ट आप इस स्पेस का यूज़ करेंगे। यहाँ से हम चलते हैं, और ये मैंने एक सेक्टर का ये वाला पार्ट ले लिया। सही है, सबसे पहले आपने इस पार्ट को ड्रॉ किया। अब हम इसके अंदर जो है ये वाला पार्ट ड्रॉ कर लिया आपने। तो दिस इज़ बेसिकली ट्यूनिका एक्सटर्ना, मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद आपको इसका एक्चुअल जो प्रोपोर्शन होगा डायग्राम में, जो आपको स्पेसिमेन में प्रोपोर्शन दिख रहा होगा माइक्रोस्कोपिक व्यू से, आपको उसे बहुत माइंड में रखना है। हमारे पास ऑक्यूलर होता है, वो जो ऑक्यूलर है, जो आपका आईपीस ऑक्यूलर आईपीस ग्रेटिक्यूल जो होता है बेसिकली, वो बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करता है इनके प्रोपोर्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इस वाले पार्ट में आईपीस ग्रेटिक्यूल के 10 डिवीजन्स आ रहे हैं, और इसके अंदर मसल वाले पार्ट में यहाँ से यहाँ तक 10 डिवीजन्स आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से यहाँ 10 डिवीज़न आ रहे हैं, और यहाँ से यहाँ अगर 20 या 25 डिवीज़न आ रहे हैं, जो कि आपके स्केल पे ऑब्वियस होगा, नज़र आ रहा होगा, आप उसके ऑक्यूलर को रीड कर लें। तो उस ही प्रोपोर्शन को देखते हुए आपने इसमें मसल टिश्यू का प्रोपोर्शन मेंटेन किया। फॉर एग्जांपल, अगर ये 10 डिवीजन्स हैं और ये 20 डिवीजन्स हैं, सो यू हैव टू टेक ट्वाइस ऑफ दिस थिकनेस। आप इस थिकनेस का 2 टाइम्स लेंगे। अगर यहाँ से यहाँ तक ये है तो इसका 1 एंड 1 2, ये इसका 2 टाइम्स हो गया। आपने 2 टाइम्स पे एक और
ऐसे मार्क ड्रॉ करना है। यहाँ पे भी इसका इस वाले पार्ट का 2 टाइम्स होना चाहिए। इफ़ दिस इज़ x फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए, तो दिस शुड बी ट्वाइस ऑफ x। अगर आपको लगता है कि अगर वो x और ये 3x है तो आप इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रेशो में इसे ड्रॉ कीजिएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके अंदर वाले पार्ट पे। आप जब पेंसिल से किसी भी चीज़ को ड्रॉ करते हैं तो मेक श्योर कि आपका ये लाइन का शेड अनइवन नहीं होना चाहिए। होल्ड योर ब्रेथ एंड देन ड्रॉ द थिंग्स। आप इसके प्रोपोर्शन को एक्चुअली मेंटेन करेंगे। इफ़ यू सी सम वेवी स्ट्रक्चर कर्व्स आपको दिख रहे हैं इस वाले पार्ट के अंदर एंडोथीलियम में, तो आप इसको कर्वियस ड्रॉ करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये इसके अंदर वेव्स हैं तो आप इसको वेव्स की तरह ही ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। इट डिपेंड्स कि आपको उसको डायग्राम में दिख क्या रहा है। और अगर बिल्कुल ऐसे ही ये फर्स्ट लेयर या इसमें से कोई भी लेयर वेवी होगा तो आप उसको एज अ वेव ही ड्रॉ करेंगे। मेक श्योर ऐसे आपने इसका वेव ड्रॉ करना है। क्लियर हो गया? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसे मैं इरेज कर देता हूँ। ऐसा ना हो कि आप शक में रहें कि ये इतनी सारी बाउंड्रीज इसमें कैसे आएंगी। ये सारी बाउंड्रीज नहीं है, एक सिर्फ आपका ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका इंटर्मा और मसल टिश्यू। सिर्फ इतनी ड्राइंग आपसे एग्जामिनर को रिक्वायर था। क्लियर है? अच्छा जनाब, ये लाइंस ब्रोकन नहीं होनी चाहिए। ये लाइंस जो हैं इनके ऊपर ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए और रेशो इनका मेंटेन होना चाहिए एज पर द व्यू ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्लाइड। ओके जनाब, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अच्छा, ये जो इसका जो बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट है बच्चों, दिस इज़, ये जो सेंटर में मौजूद है, इट इज़ द ल्यूमेन। ये इसका ल्यूमेन है। हम सबको पता है कि आर्टरी और वेन में ल्यूमेन होता है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ट्रांसपोर्ट करता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में मुझे बोला जा रहा है, स्टेट वन ऑब्जर्वेबल फीचर ऑफ द ट्यूब ऑन J1 which support the conclusion that the tube is involved in transport। बहुत आसान, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। तो हम इसका जवाब, एक्सप्लेन हाउ दिस फीचर सपोर्ट द कंक्लूजन। आप जो कंक्लूड करेंगे उसको सपोर्ट करना है इस फीचर ने। तो हम एक बहुत छोटी सी बात कर देते हैं कि एवरी ट्रांसपोर्ट वेसल, every transport vessel has a lumen and it is always observable in transverse section which is TS। अच्छा, क्वेश्चन में मुझे लिख के दिया हुआ है इज अ ट्रांसवर्स सेक्शन। तो अगर हमें ट्रांसवर्स सेक्शन मिलेगा, क्रॉस सेक्शन भी आप जिसे बोल सकते हैं, इट मस्ट हैव अ ल्यूमेन। दिस इज द गारंटी दैट द स्ट्रक्चर इज टू ट्रांसपोर्ट। आई होप ये वाली बात बच्चों को समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, अब ज़रा इससे अगले पार्ट पे चलते हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज ओवर हियर। अब मुझे कहा जाता है फिगर 2.2 इज ए फोटो माइक्रोग्राफ ऑफ ब्लड सेल्स इन अ फील्ड ऑफ व्यू। दिस होल इज द फील्ड ऑफ व्यू। क्लियर है? अच्छा, इसका मैग्निफिकेशन मुझे दे दिया गया है 200 पे मैग्नीफाइड है ये इमेज। अगला पार्ट मुझे बोला जाता है फिगर 2.2 shows many blood cells. There are too many red blood cells to count, so the technique of sampling may be used to estimate the number of red blood cells in the field of view। सही हो गया। A sample should be counted in a known smaller area। अब आप ये देखेंगे इस डायग्राम में
एक लाइन बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक, विच इज़ द रेडियस एज वेल ऑफ द सर्कल। तो एक ये लाइन बना हुआ है बच्चों और एक ये लाइन बना हुआ है, ये दो लाइन, दो रेडियस बने हुए, और ये छोटा सा सेक्टर इन्होंने इसके अंदर से लाइक दिस, ये एक छोटा सा सेक्टर इस पूरे फील्ड ऑफ व्यू में से इन्होंने अलग कर लिया, और इसके अंदर चंद रेड ब्लड सेल्स मौजूद हैं। अब क्वेश्चन को समझिएगा। And then the result multiplied to obtain an estimate of the number of red blood cells in the whole field of view। तो हम इस छोटे से पार्ट के सेल्स काउंट कर लेते हैं, हमें पता लग जाएगा कि जो छोटा सा पार्ट है ये इस पूरे फील्ड ऑफ व्यू का 8th पार्ट है। तो हम जो भी इसमें काउंट करेंगे वी विल सिंपली मल्टीप्लाई इट बाय 8। इसकी एक छोटी सी मिसाल और दे देता हूँ। लेट अस सपोज मेरे पास ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के अंदर कुछ चीज़ें मौजूद हैं, कुछ डॉट्स मौजूद हैं रैंडमली, और मुझे कहा जाए कि काउंट द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स इन दिस स्क्वायर। सो व्हाट आई विल सिंपली डू, I can say there are 1 2 3 4 5 dots in 1/4 of the whole diagram of the whole field of view। तो अगर मैं 1/4 के अंदर काउंट करता हूँ 5 डॉट्स, तो अप्रॉक्सीमेटली इस पूरे व्यू में कितने डॉट्स हुए? 5। 1/4 इज 0.25 ऑफ द होल डायग्राम। तो अगर 1/4 में 5 डॉट्स हैं, 5 डॉट्स इन 0.25 और 1/4, तो हाउ मैनी विल बी इन वन होल पार्ट? इसको इस तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड वी कैन गेट द टोटल नंबर ऑफ एस्टिमेटेड डॉट्स इन दिस होल डायग्राम। कुछ ऐसा ही हमें यहाँ पे करना है। अच्छा, अब इन्होंने कहा count and record the sample number of red blood cells in the 8th of the area in the field of view। अब ये जो आपको काउंट दिया गया है ये वाला एरिया, दिस इज 1/8, कुछ ऐसा दिया गया है, इट्स 1/8। अब अगर ये 1/8 है तो मैं इसके अंदर टोटल नंबर काउंट कर लूँगा और उसको सिंपल 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास रिजल्ट पूरे कंप्लीट फील्ड ऑफ व्यू का आ जाएगा। अच्छा, मार्क क्लियरली ऑन फिगर 2.2 ईच ऑफ द रेड ब्लड सेल्स काउंटेड, estimate the number of red blood cells in the whole field of view। You will lose marks if you do not show your working। बहुत आसान सा तरीका है, अप्लाई कर लेते हैं इसको। मैं डायग्राम पे आया और इस डायग्राम के अंदर जो मुझे ये काउंट दिख रहा है मैं इसे काउंट करके इस पे चेक लगाते रहता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। अच्छा बच्चों, जिस जिस सेल को हियर वन मोर 30, आपको जो पार्शियल सेल दिखेगा, जो आधे से ज़्यादा दिखता है आप उसको मार्क करेंगे, और जो आधे से कम दिखता है आप उसको मार्क नहीं करेंगे। सिंपल सा टेक्निक है। तो आई हैव मार्क 30 सेल्स इन 1/8 ऑफ द फील्ड ऑफ व्यू। अब देखिए ज़रा अगला पार्ट, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। थर्टी in 1/8, x in whole one, you will simply multiply 30 by 8। तो हम कह सकते हैं 240 cells in the whole field of view। इस बात को उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। 8th पार्ट के अंदर अगर 30 सेल्स हैं तो कंप्लीट उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें, यू कैन गेट द टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन द होल फील्ड ऑफ व्यू। ये वाली बात क्लियर हो गई है। अच्छा जनाब, इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं।
To find the area of the field of view, you need to calculate the actual length of line R, the radius of the circle in millimeter. Use the magnification on figure 2.2 to calculate the actual length of the line R in millimeter. आप जानते हैं मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू इमेज ओवर एक्चुअल. मुझे एक्चुअल कैलकुलेट करना है, इमेज ओवर मैग्निफिकेशन मिलीमीटर के अंदर लेना है. अच्छा जी. To find the area of the field of view, you need to calculate the actual length of line R, the radius of the circle in millimeter. अब मैं वापस से डायग्राम पे गया. इस डायग्राम पे आपको सिंपल क्या करना है कि इसका रेडियस कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका रेडियस मेजर कर लेते हैं. इसका रेडियस जैसे ही मेजर हो जाएगा उसके बाद हम इसके ऊपर लेंथ और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मैग्निफिकेशन वाला, एंड वी कैन ईजिली डू इट. अच्छा जी, देखिए अब ये लाइन थोड़ा सा ज़्यादा विजिबल हुआ. व्हाट आई एम डूइंग, आई एम सिंपली मेजरिंग द लेंथ ऑफ रेडियस. सी, इट इज़ 3.5 सेंटीमीटर. तो 3.5 सेंटीमीटर का इसका मेरे पास रेडियस आ गया. 3.5 सेंटीमीटर इज 35 millimeter. We all know centimeter to millimeter, you will multiply it by 10, you will get the value in millimeter. अच्छा जी, अब 3.5 सेंटीमीटर का इसका रेडियस है, 35 मिलीमीटर का. तो अब मैंने सिंपल क्या करना है, 35 divided by 200 is the magnification. तो मैं सिंपल 35 को 200 से डिवाइड कर देता हूं. divided by 200, 0.175 millimeter. ये इसका एक्चुअल लेंथ हो गया. आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी और समझ आ रही होंगी. अच्छा जनाब, अगले पार्ट पे चलते हैं. Use the actual length of line R to calculate the area of the field of view using the formula for the area of circle in millimeter square. If we need to give the answer in millimeter square, the value must be in millimeter, which is already we just converted it. अब आप सिंपल इस पे फॉर्मूला लगा देंगे, पाई रेडियस स्क्वायर का. 0.0962 0.0962 millimeter square is the area of field of view. Calculate the number of red blood cells per millimeter square using your answer in B1 and B2. अच्छा जी, B1 के अंदर मेरे पास 240 B1 240 सेल्स का काउंट है पूरे फील्ड ऑफ व्यू में. फील्ड ऑफ व्यू का एरिया कितना है, 0.0962. ये मुझे बोल रहे हैं पर मिलीमीटर स्क्वायर कितना काउंट रेड ब्लड सेल्स का होगा. 0.0962
millimeter square contains 240 cells. It's very simple to understand. How many cells will be there in 1 millimeter square? ये बहुत छोटी सी बात, बहुत अच्छे से बच्चों को समझ में आया होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो हम सिंपल करेंगे 240 divided by 0.0962, 2495 cells per millimeter square. 2495 cells per millimeter square. I hope you all understood this. नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं इसके. A group of people climbed a mountain. They started at sea level 0.0 kilometer and reached to a height of 6 kilometer above sea level in 60 days. The average number of red blood cells per centimeter cube of blood was calculated for the group of people at the start of the climb and at 20 days interval. अच्छा जी, 20 डेज इंटरवल के लिए इन्होंने कितने इंटरवल्स पे उसको कैलकुलेट किया? 0, 20, 40, 60. 60 टोटल डेज थे जिस पे इन्होंने उसका हाइट अबव द सी लेवल मेजर किया और रेड ब्लड सेल का काउंट कैलकुलेट किया. अब हम देख सकते हैं कि व्हेन दे स्टार्टेड द जर्नी it was 4.7 millions per centimeter cube. It was the count of red blood cells. After 20 days, when the height was 3 kilometer above sea level, it was 5.5 millions per centimeter cube, then 6.3 million per centimeter cube. After 40 days and after 60 days, it was 6.5 millions per centimeter cube. आपने ये देखा कि 0, 20, 40 यहाँ तक रेट जो था वो हाई था, हायर रेट ऑफ इंक्रीज, और उसके बाद 40 और 60 डेज में, लास्ट 20 डेज में लो रेट हो गया. अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है. डिस्क्राइब द ट्रेंड इन द एवरेज नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स विथ हाइट अबव सी लेवल एंड एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ दिस ट्रेंड. तो बिल्कुल आसान से लफ्ज़ों में इसके ट्रेंड को वाज़ेह कर दीजिए. फ्रॉम describe the trend in the average number of red cell with height above the from 0.0 till 4.5 kilometer above the sea level. The increasing rate of red blood cells was higher and the rate reduced from 4.5 kilometer to 6 किलोमीटर. ये तो आपने इसका ट्रेंड डिफाइन कर दिया. अब क्वेश्चन ये है, एंड एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ दिस ट्रेंड. हमें इसका एडवांटेज भी बताना है. तो हम एक बात जानते हैं, एट हायर ऑल्टीट्यूड्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज़ लोअर. अच्छा, अब हमें इसके लिए वी नीड मोर रेड ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स कंटेन हेमोग्लोबिन. हेमोग्लोबिन इज टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड टू सप्लाई टू द टिश्यूज ऑफ द बॉडी. आसान सा जवाब लिख दीजिए इसका. एट higher altitudes, the partial pressure of oxygen या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी in air
इज लोअर। अच्छा, अब जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे, वी नीड मोर ऑक्सीजन टू वर्क प्रॉपरली। हमारे बॉडी के हर एक पार्ट ने प्रॉपर फंक्शन करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो हम इसको, अब हमने बताया कि द कॉन्सेंट्रेशन इज़ लोअर, मोर रेड ब्लड सेल्स मीन more hemoglobin, simple, and more oxygen can be transported to the tissues allowing the body to function normally at low oxygen concentration। ये आपने एक आसान सी बात बता दी, जिसके अंदर हमने ट्रेंड को भी डिफाइन किया और क्यों हेमोग्लोबिन लेवल या रेड ब्लड सेल्स का काउंट बढ़ता है उसको भी डिफाइन कर दिया। होप यू विल गेट 3 मार्क्स फॉर दिस पार्ट। अगले पार्ट पे आ जाते हैं। फिगर 2.3 द फोटोमाइक्रोग्राफ ऑफ ब्लड फ्रॉम अ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। मेक अ ड्राइंग ऑफ वाइट ब्लड सेल्स and observed in figure 2.3 as observed in figure 2.3 made up of 2 cells of one type of white blood cells, 2 cells of a different type of white blood cells. The drawing should show any differences in size, linear magnification observed between each type of cell. On your drawing, use a label line and label to show one nucleus. अच्छा, इस लेबल लाइन से मुझे याद आया कि फर्स्ट पार्ट पे इन्होंने हमसे कहा था on your diagram use the label line and label to show the muscle tissue. This is the muscle tissue. Use a label line and label to show. कोशिश किया करें कि हमेशा आप स्केल से लाइन ड्रॉ करें और इसके ऊपर मसल टिश्यू मार्क कर दीजिए। स्केल की लाइन आमतौर पे बोली जाती है, यहाँ नहीं बोला रूल लाइन, लेकिन आमतौर पे आपको रूल लाइन ही बोलता है, तो उसके आदि बन जाइए। अब हम लास्ट पार्ट पे जा रहे हैं। यूज द लाइन एंड लेबल टू शो वन न्यूक्लियस। अच्छा, इसके अंदर से दिस इज द डायग्राम। इसके अंदर आपको बहुत सारे वाइट ब्लड सेल्स दिख रहे हैं। इन वाइट ब्लड सेल्स के अंदर से हम जानते हैं कि ये वाले जो वाइट ब्लड सेल्स हैं जिनके अंदर आपको लोब शेप्ड न्यूक्लियस दिखता है, दीज आर एक्चुअली न्यूट्रोफिल्स, जिसमें तकरीबन 2 till 5 लोब्स होते हैं, स्ट्रैंड से कनेक्टेड होते हैं। तो दिस इज़ न्यूट्रोफिल, दिस इज़ न्यूट्रोफिल, 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 न्यूट्रोफिल। और ये जो बाद के आपके बच जाते हैं, इसके अंदर आपके पास मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स आर स्मॉलर एंड मोनोसाइट्स आर ग्रेजुअली लार्जर विद अ थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म अराउंड। अच्छा, उसका साइड पे एक छोटा सा साइटोप्लाज्म का थिन सा लेयर होगा और उसके बाद जो है आप इसके साइजेस से इसे पहचान जाएंगे कि दीज वन लार्जर वन आर मोनोसाइट्स एंड दीज स्मॉलर आर लिम्फोसाइट्स। अब ये इनको एक कैटेगरी कंसिडर किया जाएगा, इन्हें एक कैटेगरी कंसिडर किया जाएगा। 2 ये वाले सेल ड्रॉ कर लेते हैं और 2 ये वाले सेल ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा जनाब, ये आपके पास कंप्लीट एरिया आ गया जिसके अंदर आपको ड्रॉ करना है। इसके प्रोपोर्शन को आपने बहुत एहतियात से बनाना है कि दीज आर स्मॉलर कंपैरेटिवली विद दिस वन एंड दे बोथ आर ऑफ सेम साइज एंड इफ़ यू कंसिडर दिस वन, अगर आप इसे लेते हैं तो इसका साइज़ छोटा है, ये थोड़ा सा बड़ा, ये सबसे बड़ा, और ये दोनों ऑलमोस्ट सेम साइज के। तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन का वही कॉन्सेप्ट है कि आपने ब्रोकन लाइन ड्रॉ नहीं करना, पेंसिल आपका शार्प होना चाहिए। आपने इन 2 को ड्रॉ किया। अब इसके अंदर से हम इसका न्यूक्लियस ड्रॉ कर लेते हैं।
ये वाला सेल ड्रॉ कर दिया मैंने, दिस वन। इस सेल को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब हम एक इस वाले सेल को ले लेते हैं, एक सेल आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया। ये दो सेल हमने ले लिए, एक ये वाला एंड दिस वन। अब लेट अस ड्रॉ द अदर सेल्स, वन मोनोसाइट एंड वन लिम्फोसाइट। अच्छा जी, इस मोनोसाइट को ले लेते हैं। लाइन ब्रोकन नहीं होना चाहिए, ये एग्जैक्टली इससे मैच होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक जो है वो हम ये वाला लिम्फोसाइट ले लेते हैं। अच्छा, लिम्फोसाइट हो या मोनोसाइट हो, इन दोनों का सिर्फ साइज़ का डिफरेंस होता है। और दूसरी एक बात इन दोनों में जो इम्पोर्टेंट है कि इनका जो न्यूक्लियस होगा इट कवर्स अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ द होल सेल। तो अब आपने एक इसका थिन सा पार्ट साइड पे छोड़ के यू जस्ट ड्रॉ द न्यूक्लियस लाइक दिस। जहाँ से स्टार्ट करें वहीं पे स्टॉप करें, ओवरलैपिंग विजिबल नहीं होना चाहिए। और शार्प पेंसिल, ओवरलैपिंग नहीं होगा, ब्रोकन लाइंस नहीं होगा। यू नीड टू अवॉइड फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स लाइक दिस। जनाब, अच्छा क्वेश्चन ये है, ऑन योर ड्राइंग यूज द रूलर लाइन टू शो वन न्यूक्लियस। अब ये भी न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है। किसी भी एक को मार्क कर देते हैं, हम इसे मार्क कर देते हैं, दिस इज न्यूक्लियस। ये वाला पार्ट हो गया। टोटल नंबर आ गए आपके पास, इसका मतलब क्वेश्चन यहाँ पे ओवर हो चुका है। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स। कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आई हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, ऑलवेज़ वेलकम। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद एक्सप्लेनेशन के साथ मिलते हैं। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।